गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पीआर एग्जाम डोज में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि प्राग ऐतिहासिक काल का एक नए तरीके से पोर्शन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आज की वीडियो सेशन में हम लोग वही करने वाले हैं और एक नई तरीके से आपके सामने प्राग ऐतिहासिक काल का मैटर चलने वाला है ना? तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो पहली विंडो आपको दिख रही है पेज में, हमने क्या किया हुआ है। सबसे पहले हमने सिलेबस आपको बताया हुआ है कि सिलेबस जो है किस अकॉर्डिंग आपका चलने वाला है। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा उत्तराखंड का इतिहास हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है और उसको 3 चरणों में बांटा हुआ है। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को हमने पहले भी वीडियो में कई बार डिस्कस किया हुआ है कि उसे पाषाण काल के नाम से भी जान लिया जाता है। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, और इसे आप प्रस्तर भी कह सकते हैं। तो यानी कि पाषाण को स्टोन इंग्लिश में कह दिया जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल को आप लोग प्रागैतिहासिक भी बोल सकते हैं और प्री हिस्टोरिक एज भी कह सकते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड जो चलता है, यहाँ देखो मैंने मेंशन नहीं किया हुआ यहाँ पर। तो टाइम पीरियड जो चलता है तो 25 लाख वर्ष से बीसी से लेकर, और कब तक चलता है? 3000 बीसी तक आपका चलता है। तो हमने क्या बोला है? प्राग ऐतिहासिक काल 25 लाख बीसी से लेकर 3000 बीसी के बीच में आपका चलेगा। और उसके बाद 3000 बीसी से लेकर, समझना, 3000 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच में क्या चलेगा? आद्य ऐतिहासिक काल चलेगा। और 600 बीसी से लेकर या फिर 700 बीसी से लेकर और सीधा सीधा सा आपके 1947, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं 1947, परंतु क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग ऐतिहासिक काल को जो फिनिश करेंगे वो सन 2000 में फिनिश करेंगे, क्योंकि 2000 में ही आपका उत्तराखंड बनकर तैयार हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल को जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, तो इसको 3 चरणों में विभक्त किया गया है या फिर भागों में बांटा गया है। पहला होता है पुरा पाषाण काल, दूसरा होता है मध्य पाषाण काल और तीसरा होता है नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो है 25 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी के बीच में। मध्य पाषाण काल का जो समय चल रहा है 10,000 से 8,000 बीसी के बीच में। और नव पाषाण काल का समय चल रहा है 8,000 बीसी से 3,000 बीसी के बीच में। उनका इंग्लिश में भी आप नाम देख सकते हैं, पैलियोलिथिक एज पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल को मैसोलिथिक एज। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये मैसोलिथिक एज होगा। क्या होगा? मैसोलिथिक एज। और नेक्स्ट है आपका नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एज। देखो, लिथिक का मतलब पत्थर होता है, आप लोगों को भली भांति पता होगा और इस बारे में हमने पहले भी वीडियोस में जानकारी प्राप्त की हुई है। ठीक, आगे चल के देखते हैं कि पुरापाषाण काल को एक बार फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है निम्न पुरापाषाण काल, जिसे लोअर पैलियोलिथिक एज कहते हैं, और इसका टाइम पीरियड चलता है 25 लाख से 50,000 बीसी के बीच में। इसके बाद चलता है मध्य पुरापाषाण काल, जिसे कि मिडिल पैलियोलिथिक एज कहते हैं, और इसका समय चलता है 50,000 बीसी से लेकर 40,000 बीसी के बीच में। इसके बाद चलता है उच्च पुरापाषाण काल, और उच्च पुरापाषाण काल को अपर पैलियोलिथिक एज कहते हैं, जिसका समय चलता है 40,000 से 10,000 बीसी के बीच में। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। अभी ध्यान रखिएगा, अभी फिलहाल हम लोग सिलेबस देख रहे हैं कि इसके अंतर्गत हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए इसके बाद थोड़ा चेक कर लेते हैं कि हमको, एक बार थोड़ा चेक करते हैं। देखना, निम्न पुरापाषाण काल में हमको, सॉरी, पुरापाषाण काल के अंतर्गत हमें निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल देखना होता है। इसकी आगे की जो जानकारियां हैं वो सारी की सारी हम लोग क्या करेंगे, कुछ देर में समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कुछ मैटर को अपना क्लियर कर लेते हैं। देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल को पुनः 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है सिंधु घाटी की सभ्यता
और एक होता है वैदिक काल या फिर पौराणिक काल भी आप उसे कह सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय चलता है वो लगभग 3000 बीसी से 1500 बीसी के बीच में चलता है और वैदिक काल का समय 1500 से 600 बीसी के बीच में चलता है। सिंधु घाटी की सभ्यता के अंडर हमने दो टाइम पीरियड बताए हैं, ताम्र पाषाण काल और महापाषाणिक संस्कृति। परंतु समझने की कोशिश कीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट ये बिल्कुल भी नहीं है और ना ही ये भाग हैं। क्लियर हो गया? सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ताम्र पाषाण काल और महापाषाण कालीन संस्कृति पढ़ते हैं। क्लियर? आप इसे बिल्कुल ऐसा ना समझें कि हम इसे क्या करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक। वैदिक काल को पुनः दो भागों में विभक्त किया जाता है, एक होता है ऋग्वैदिक काल और एक होता है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक पीरियड जो समय चलता है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच में आपका चलता है और उत्तर वैदिक काल का समय आपका 1000 बीसी, यहाँ पर 1000 बीसी होगा, 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच में आपका चलता है। ये मामला समझ में आया? चलिए, इसके बाद हमारे पास में ऐतिहासिक काल का मुद्दा बच गया और ऐतिहासिक काल के मुद्दे को भी एक बारी चेक कर लेते हैं। ऐतिहासिक काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। समय आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, इसका जो समय चलता है 1000 बीसी से लेकर 2000 बीसी, सॉरी 1000 बीसी से लेकर 2000 एडी के बीच में इसका समय चलता है ऐतिहासिक काल का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको 3 चरणों में विभक्त किया गया है ऐतिहासिक काल को। एक होता है प्राचीन उत्तराखंड या फिर मध्यकालीन उत्तराखंड और एक आपका आधुनिक उत्तराखंड। प्राचीन उत्तराखंड का जो समय चलता है वो 1000 बीसी से लेकर 1030 एडी। यहाँ पे आगे चल के जब हम लोग क्या करेंगे, प्राचीन उत्तराखंड को पढ़ेंगे, जब वंशों को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग जरा इसके टाइम पीरियड को थोड़ा एक बार फिर से रिचेक करेंगे, चेक करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से विद्वानों के द्वारा क्या क्या इसका समय माना गया है, वो हम लोग उसके बाद में चेक करेंगे। फिलहाल थोड़ा मोटा मोटा चीज़ें समझ लेते हैं। मध्यकालीन उत्तराखंड को क्या है, समय जो इसका चलता है 1030 एडी से लेकर 1790 एडी तक चलेगा और आधुनिक उत्तराखंड आपका 1790 से 2000 एडी के बीच में चलेगा। 1790 क्यों? क्योंकि 1790 में आपके कुमाऊं के क्षेत्र पर गोरखों ने अपना शासन स्थापित कर लिया था और जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि गोरखों का शासन अब आप कहाँ पे पढ़ते हैं, आधुनिक उत्तराखंड के अंतर्गत पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पे प्राचीन उत्तराखंड के अंतर्गत हमको कई सारे टॉपिक यहाँ पे देख लीजिएगा। प्राचीन उत्तराखंड में हमको कुड़िंद डायनेस्टी से लेकर और कार्तिकेयपुर वंश तक पूरा का पूरा मैटर ये देखना होता है। फिर मध्यकालीन उत्तराखंड में हमको कत्यूरी वंश, आपके बहुबाण वंश, सिरमौर प्रदेश, मणिकोटी वंश, पाल वंश, मुस्लिमों का आक्रमण देखना होता है और चंद वंश के साथ साथ में गढ़वाल वंश भी देखना होता है। आधुनिक उत्तराखंड के अंतर्गत आप लोग देख सकते हैं 4-5 टॉपिक हमारे पास में है। गोरखा, टिहरी रियासत, अंग्रेजों का साम्राज्य उत्तराखंड पर, टिहरी रियासत का विलयीकरण आपके संयुक्त प्रांत में और उत्तराखंड का पृथककरण संयुक्त प्रांत से यानी कि उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश में विलय होना और उत्तर प्रदेश से अलग होना, तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। क्लियर? प्राचीन उत्तराखंड में ये सारे के सारे टॉपिक हम लोगों को देखने होते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे के पोर्शन पर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिएगा, ध्यान रखें, इसमें हम लोग बहुत डिटेल्स में नहीं चल रहे हैं। जैसे कि वैसे तो मामला चल जरूर रहा है, जैसे कि हम लोगों ने आपकी पुरानी वीडियोस में हम लोगों ने क्लासेस को बहुत बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर भी समझाने की कोशिश की जा रही है, परंतु थोड़ा रैपिडली, यानी कि आपके रैंडमली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जल्दबाजी में। क्लियर हो गया? चलिए, यानी कि जल्दी जल्दी हम इस चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि एक बार पहले भी हम लोगों ने इसे कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए, तो जैसे कि इतिहास को जानने के दो स्रोत हमारे पास में होते हैं, यानी कि सोर्सेज हमारे पास कितने होते हैं इतिहास को जानने के? दो होते हैं। पुरातात्विक स्रोत यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और आपके लिखित सोर्स या फिर आप लिखित स्रोत भी कह सकते हैं, एविडेंस भी कह सकते हैं। देखो, साक्ष्य में हमारे पास में पुरातात्विक साक्ष्य आ गए यहाँ पर और एक आपका लिखित साक्ष्य आ गए। इसी के अंतर्गत हमको देखना होता है कि प्राग ऐतिहासिक काल में होता क्या है, आदि ऐतिहासिक काल में क्या होता है और ऐतिहासिक काल में क्या होता है। मोटा मोटा हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। क्लियर? देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल वो कालखंड है जिसके अंतर्गत हमको पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं।
पुरातात्विक साक्ष्य यानी कि भवन या फिर आपके मिट्टी के बर्तन, तलवार, कीलें या फिर आपके समाधान या फिर कंकाल तंत्र या फिर कोई भी यंत्र हम लोग बात कर सकते हैं, या फिर भवन हम लोग कह सकते हैं, स्मारक हम लोग कह सकते हैं, हड्डी के उपकरण हम लोग कह सकते हैं, आभूषण हम लोग कह सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों, मतलब जो ये तत्व होते हैं उनको क्या बोला जाता है? पुरातात्विक साक्ष्य बोला जाता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग क्या देखा? आपके पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, परंतु लिखित साक्ष्य जो हैं यहाँ पर प्राप्त नहीं होते प्रागैतिहासिक काल में। इस समय के जो मानव थे मात्र और मात्र चित्र बनाते थे, परंतु उनको लिखना वगैरह नहीं आता था। क्लियर? मामला समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल में भी हमको पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जैसे कि मंदिरों की बात करते हैं। आगे चल के हम लोग बहुत डिस्कस करने वाले हैं इस चीज़ के ऊपर। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि हमको मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी, मंदिर हमको देखने को मिलने स्टार्ट होने लग जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लिखित साक्ष्य। हाँ बिल्कुल, लिखित साक्ष्य भी हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं, परंतु यहाँ पे एक चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, आगे आद्य ऐतिहासिक काल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक काल। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक लिपि चलती थी जिस लिपि को कहा जाता है ब्राउस्ट्रोफैदम लिपि। इस लिपि के बारे में आप हमारी जो प्लेलिस्ट है जो इतिहास की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप लोग चेक कर सकते हैं, जो कि हम लोग इंडियन हिस्ट्री में बात करते हैं, उसमें आप लोग चेक करके देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत बेहतरीन ढंग से वहाँ पे समझाया गया है। ठीक, तो वहाँ पे आपको और भी कई सारा मैटर मिल जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से, और लिपि भी आप लोगों को वहाँ पर जरूर मिल जाएगी। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि हमको मिली थी उस लिपि को हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। क्लियर हो गया? इस वजह से हमने इसे क्या कहा, देखो जैसे मैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हाँ, लिखित साक्ष्य आदि ऐतिहासिक काल में मिलते जरूर हैं, परंतु हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। परंतु एक बार फिर से हम लोग पुराने अपने पॉइंट पर चलें, वैदिक काल की बात करते हैं ना, तो वैदिक काल को भी हम लोगों ने आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा हुआ है। और वैदिक काल में ऋग्वेद आता है और उत्तर वैदिक काल आता है। उत्तर वैदिक काल के दौरान आपके 3 अन्य वेदों का निर्माण हो जाता है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और ऋग्वेद काल के दौरान ऋग्वेद की रचना हुई है। तो हमने कहा कि ऋग्वेद और आपके 3 और जो वेद हैं उनको तो हम लोग पढ़ सकते हैं। तो हमने इसे ऐसा क्यों कहा कि भाई आपके लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए परंतु हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। तो ध्यान रखना, जो पौराणिक काल है या फिर वैदिक काल जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आने वाला एक अपवाद है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमने मेंशन भी किया हुआ है, परंतु पौराणिक साक्ष्य इसके अपवाद माने गए हैं या फिर माने जाते हैं। ये मामला समझ में आया? नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड में हम लोगों को पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे, डेफिनेटली भवन मिलते हैं, बहुत सारे सिक्के हम लोगों को प्राप्त होने वाले हैं, तलवारें हमको प्राप्त होने वाली हैं, भाले हमको प्राप्त होने वाले हैं। ठीक, लिखित साक्ष्य भी हम लोगों को बिल्कुल प्राप्त होते हैं, यानी कि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमने कई सारी किताबों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतला हम लोग देखेंगे, जैसे कि आपके रविन्द्रनाथ टैगोर की बुक हम लोग देखेंगे, जैसे कि हम लोग काव्य मीमांसा देखेंगे। बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिसके अंतर्गत हम लोग उत्तराखंड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिसके पढ़ के बाय द वे, है ना। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिएगा, लिखित साक्ष्य प्राप्त भी हुए हैं और जिन्हें हम लोग पढ़ भी सकते हैं। क्लियर? साथ साथ में विदेशियों के विवरण भी हमको प्राप्त होते हैं, क्योंकि विदेशियों में जैसे कि वेंगसांग आपके उत्तराखंड में आएंगे और वेंगसांग के द्वारा भी क्या किया जाएगा, उत्तराखंड के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी दी जाएगी। तो उनके बारे में भी हम लोगों को क्या करना है, डिस्कस करना है, जब आगे चल के मैटर चलता रहेगा। तो चलिए, तो यहां तक तो था सिलेबस के मामले में आपका मैटर। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और छोटी मोटी बातों के साथ साथ में हमने प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के मैटर को भी समझ लिया। इसके बाद अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, लिखित व पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर उत्तराखंड का जो इतिहास है, उन इतिहास को हमने 3 भागों में बांट लिया। और बांटने के बाद ये चेक करना है कि प्राग ऐतिहासिक काल में हमें क्या पढ़ना है, आद्य ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ना है और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या पढ़ना है। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण के उपकरण हम लोगों को पढ़ने हैं, शैलों में बने हुए यानी कि रॉक
जो पिक्चर्स होती हैं उसमें हमको देखना है, जैसे कि लाखों उडियार आप लोग आगे चल के देखेंगे, फल सीमा आगे चल के आप लोग देखेंगे, है ना, फड़का नौली आप लोग देखेंगे, तो शैल चित्र भी हम लोग देखेंगे। गुहा, गुहा का मतलब होता है आपका गुफा या फिर केव कह सकते हैं, तो उन केव को बारे में भी हम लोगों को आगे चल के चेक करना है। नेक्स्ट बात करेंगे ताम्र पाषाण काल, कैल्कोलिथिक एज के बारे में भी आज की वीडियो में ही हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक, इस कैल्कोलिथिक एज को या फिर ताम्र पाषाण काल को काफी सारे विद्वान जो हैं प्राग ऐतिहासिक काल और कुछ आपके आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत भी रखते हैं, क्योंकि तामा का जो काल था वो आपके प्राग ऐतिहासिक काल के जो नव पाषाण काल था उसके लास्ट समय में स्टार्ट हो जाता है और आद्य ऐतिहासिक काल तक आपका चलता है। इसी वजह से काफी सारे लोग इतिहासकार यानी कि ताम्रपाषाण को प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत तो कुछ आपके आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत भी रखते हैं। ठीक, चलिए, तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है, तो महापाषाण कालीन संस्कृति। देखो ये महापाषाण कालीन संस्कृति जो है हम लोगों ने आपके टॉपिक में कंप्लीट करवा दी है, साथ साथ में कप मार्क्स के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया है। मृदभांड जो कि हम लोगों ने ये भी कह सकते हैं कि जो आपका ईंटों के बारे में था वो लास्ट टॉपिक में ही हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ही कंप्लीट किया था। अब जो आपका आज की वीडियो के बाद जो आपका सेशन चलने वाला है उसके बाद की वीडियोस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल के साहित्यिक स्रोतों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ग्रंथों में देखेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, जो भी कुछ है आपके पुराण वगैरह हो गए, सारा का सारा मैटर हम लोग कहाँ पे देखेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आगे आने वाली वीडियोज में चेक करेंगे। इसके बाद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत देखिए अब आपके हिस्टोरिक पीरियड रह जाएगा, तो वहाँ पे पुराभिलेख हम लोग चेक करेंगे, स्मारक भवन चेक करेंगे, चित्रशैली चेक करेंगे और साहित्यिक स्रोतों के बारे में चेक करेंगे। साहित्यिक स्रोतों में अब वंश के बारे में हम लोग क्या करेंगे, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। और ऐतिहासिक काल में हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है, हमने इसके बारे में आपको पहले बता भी दिया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा मैटर हमको ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही पढ़ना होगा। चलिए, तो इसके बाद का नेक्स्ट पोर्शन चेक करते हैं। देखिए पुरापाषाण काल को मैंने जैसे आपसे कहा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और आपका उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल के अंतर्गत देखिए ये सारी की सारी मैटर हम लोगों ने आपकी वीडियोस में कंप्लीट करवा रखा है, और साथ साथ में अगर इसको आप बहुत डीपली या फिर बहुत मतलब ये समझ सकते हैं बहुत गहराई से इस टॉपिक को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप लोग एक काम जरूर कीजिएगा कि जो भारतीय इतिहास की जो प्लेलिस्ट हमारी है यूट्यूब पर, तो वहाँ पे जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल वाली वीडियोस चेक कर सकते हैं और वहाँ पर इसको गहराई से आप लोग पढ़ सकते हैं। पूरा मैटर वही है, परंतु बात बस इतनी है कि उत्तराखंड में आपको जो है यंत्र जो हो गए या फिर जो उपकरण हो गए, जो पत्थर के जो उपकरण हो गए वो अलग अलग प्राप्त होते हैं। क्लियर, और इंडियन हिस्ट्री में आपको कुछ अलग पढ़ते हैं। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। चलिए, तो निम्न पुरापाषाण काल को लोअर पैलियोलिथिक एज कहते हैं, कोर संस्कृति। ठीक है, तो इसको कोर संस्कृति भी कहते हैं। आप हमारी पुरानी वीडियोस में जाके इसको पूरा चेक कर सकते हैं कि किसे कोर संस्कृति क्यों बोला गया है। ठीक, तो चलिए, निम्न पुरापाषाण काल को कोर संस्कृति बोला जाता है और इसके खोजकर्ता जो है, इस संस्कृति की जो खोज की थी वो कांति प्रसाद नौटियाल, आप उन्हें केपी नौटियाल कह सकते हैं, और साथ साथ में यशोधर मठपाल के द्वारा खोजा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा कोर संस्कृति की खोज उत्तराखंड के कौन कौन से क्षेत्रों से की गई है। तो हम बात करते हैं यमुना घाटी, जो कि आपका कालसी वाला एरिया पड़ जाता है। कालसी वाला एरिया, आप डाक पत्थर विकास नगर वाला जो एरिया पड़ता है देहरादून के अंतर्गत, उसको आप लोग चेक कर सकते हैं। अलकनंदा घाटी में डांग स्वीत जो श्रीनगर के क्षेत्रों में पड़ता है, वहां पर भी हम लोगों को निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं बार बार ही उपकरण प्राप्त हुए हैं, यहाँ से बिल्कुल भी हमको क्या नहीं प्राप्त होंगे, आपके लिखित साक्ष्य, क्योंकि ये जो पुरापाषाण काल है ये किसके अंतर्गत आता है, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोगों ने बिल्कुल भी क्या बात नहीं करते, लिखित साक्ष्यों की बात नहीं करते, क्योंकि उन लोगों को लिखना वगैरह पढ़ना वगैरह नहीं आता था। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि अलकनंदा घाटी के बाद पश्चिमी रामगंगा घाटी जो कि अल्मोड़ा में है, वहां से भी हमको उपकरण प्राप्त होते हैं। खुटानी नौला नैनीताल में, गंगा द्वार हरिद्वार से भी हमको ये उपकरण प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल को
फ्लेक या फिर फलक संस्कृति भी आप लोग सब कह सकते हैं। अच्छा, मैं एक काम करते हैं, ध्यान रखना, जो कि आपको जो मैं ये निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण में कोर, फ्लेक और ब्लेड संस्कृति जो आपको बता रहा हूँ, आप इसको आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और आई बटन या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको चेक कर सकते हैं कि इनको फ्लेक, ब्लेड या फिर कोर संस्कृति क्यों बोला गया है। तो वहाँ पे आपको पूरा का पूरा मैटर समझ में आ जाएगा। ठीक हो गया। चलिए, तो आपके फ्लेक या फिर फलक संस्कृति के खोजकर्ता उत्तराखंड में कौन थे? तो उनका नाम है कांति प्रसाद नौटियाल। जैसे कि मैंने अभी कहा कि केपी नौटियाल भी इन्हें मोस्टली तौर पर बोला जाता है। ठीक है, तो इन्होंने, केपी नौटियाल ने कहाँ से ये यानी कि जो औजार थे वो ढूंढे? तो श्रीनगर के समीप उन्होंने ढूंढा। आप उन्हें अलकनंदा घाटी भी कह सकते हैं। यहाँ से हथ कुठार, हैंड एक्स, चॉपर्स, छुरी, छुर का मतलब छुरी होता है, छोटी कुल्हाड़ी भी आप उसे छुर को बोल सकते हैं, स्कैपर्स, स्क्रैपर्स हो गया, खुरचनी, छिद्रक, चीरक, छेनी, अनी आदि कई सारी यंत्र या फिर उपकरण, पत्थरों के जो उपकरण थे, यहाँ से ढूंढ निकाले गए थे। क्लियर हो गया। जब आपको ये पूरा का पूरा, जब आप उस जो डिस्क्रिप्शन में आपके जो वीडियो डाली जा रही है वहाँ पे जब आप चेक करेंगे तो आपको पूरा का पूरा मैटर समझ में आ जाएगा, किस प्रकार के यंत्र होते हैं, किस प्रकार के यंत्र ये कार्य करते हैं, पूरा का पूरा मैटर समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि देखिए, क्षुरिक संस्कृति वाला नगर, छोटी कुल्हाड़ियों वाला नगर जो है किसको बोला जाता है? बहादुराबाद, हरिद्वार को। क्वेश्चन में आए अगर आप लोगों को कि क्षुरिक संस्कृति वाला जो नगर है वो किसे बोला गया है, तो ध्यान रखिएगा, बहादुराबाद ऑप्शन में आए तो देन यू हैव टू आंसर ऑन बहादुराबाद, और हरिद्वार ऑप्शन में आए तो हरिद्वार को ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं। हरिद्वार और बहादुराबाद दोनों के दोनों ऑप्शन में आए तो आपको बहादुराबाद पे क्लिक करना होगा, क्योंकि ज़्यादा नज़दीकी आंसर कौन सा है? बहादुराबाद होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल को अपर पैलियोलिथिक एज कहते हैं इंग्लिश में, और इसमें जो हम लोग यानी कि जो कल्चर काम कर रहा था उसे ब्लेड संस्कृति हम लोग कहते हैं। इसके जो खोज करता हैं इनके बारे में अभी हमें नहीं पता, यानी कि अभी इस संस्कृति की खोज उत्तराखंड में गहराई तौर पर नहीं हो पाई है, यानी कि अभी तक इसके बारे में कोई भी राइटर मौन है बात करने में। तो जब जैसे जैसे ये मतलब इसकी खोज होती रहेगी, रिसर्च होते रहेंगे, और आगे चल के निकट भविष्य में अगर इसके बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो डेफिनेटली हम अपने चैनल के माध्यम से आपको इसके बारे में अपडेट कर देंगे। चलिए फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद के पोर्शन को। देखिए, चलिए तो अब हम बात करेंगे कि पुरातात्विक स्थल आपको उत्तराखंड में कहाँ कहाँ से, कौन कौन से प्राप्त होते हैं। तो देखिए, हमारे पास में अलग अलग जिले हैं बाय द वे, जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अल्मोड़ा है, चमोली है, पौड़ी है, उत्तरकाशी है, पिथौरागढ़ है, चंपावत, नैनीताल, हरिद्वार और बागेश्वर जिले। तो इन जिलों में कौन कौन से स्थान होंगे जहाँ से हमको पुरातात्विक जो एविडेंस हैं उत्तराखंड से प्राप्त होते हैं? तो देखिए, अल्मोड़ा में हमारे पास में एक स्थल है जिसका नाम है आपका लखू उडियार, फड़कानौली, पेटसाल, लुएथाप, फलसीमा, कसार देवी, हटवाल घोड़ा, रामगंगा घाटी। तो अल्मोड़ा से इतने सारे स्थल आपको मिलते हैं या फिर हमको प्राप्त हुए हैं। हमारे जो पुरातात्विक वेत्ता हैं उनके द्वारा बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर खोजा गया है। पूरी डिटेल में आज के वीडियो सेशन में हम इसे कंप्लीट करेंगे। क्लियर? देखिए, देखो, अल्मोड़ा से क्वेश्चन अच्छा सॉरी, आपके पास में जो क्वेश्चन पूछा जाता है सीधे तौर पर, कभी तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये बताइएगा कि हटवाल घोड़ा आपके कौन से जिले में स्थित है, या फिर फल सीमा, या फिर कसार देवी, या फिर लेथवाप, पेटसाल, इनमें से किसी तौर पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि कौन से जिले में ये पुरातात्विक स्थल आपका स्थित है। तो आप लोगों को ये पूरा का पूरा मैटर जो है याद करना ही करना होगा, ये जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं चमोली में ग्वारखा उडियार हो गया, मलारी हो गया, या फिर किमनी गांव हो गया। क्लियर? देखें आप लोग जरा, इसको मैंने किमिनी लिखा हुआ है, ये किमनी गांव हो गया। आप इसे मिनी गांव भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मिनी गांव भी इसको बोल दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके पौड़ी में। तो पौड़ी में हमारे पास में दो स्थल होंगे, एक होगा झंगरौली, एक होगा आपका थापली। क्लियर? थापली वैसे तो बात करें तो ये आद्य ऐतिहासिक काल का पॉइंट है, परंतु कोई बात नहीं है, हमने यहाँ पे इसको लिख दिया ताकि हम लोग एक ही जगह पर पूरी सारी चीज़ों को याद कर सकें। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तरकाशी में। तो तीन स्थल हमको प्राप्त होते हैं, हुडली हो गया,
थडुंग हो गया, और थडुंग का एक और नाम भी लिया जाता है, आगे चल के हम लोग चेक भी करेंगे इसको थडुंगा नाम से। दूसरी बात करते हैं, आपका तीसरे नंबर पर है पुरोला। पुरोला भी जो है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आपका आता है। पिथौरागढ़ की बात करते हैं तो पिथौरागढ़ में बनकोट हो गया। ठीक है, वैसे तो नैनी पातल भी हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी ताम्र उपकरण आपको प्राप्त होते हैं। क्लियर, नैनी पातल को भी यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, तो हमने यहाँ पर एक और नाम को ऐड कर दिया जिसका नाम है नैनी पातल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपके चंपावत में। चंपावत में देवीधुरा। नेक्स्ट बात करते हैं आपके नैनीताल में। नैनीताल में हमको मंगोली स्थान है, वहाँ से भी कई सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। हरिद्वार के बहादराबाद, अभी हमने आपको डिस्कस भी किया था इस बारे में, और बागेश्वर से सनी उडियार हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये थे आपके बेसिक चीज़ें, और इस बेसिक चीज़ों को और गहराई से हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर थोड़ा गौर फरमाते हैं। देखो, उत्तराखंड में अगर बोला जाए, वैसे हमने इस बारे में पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जब आद्य ऐतिहासिक काल का ताम हम लोग बात कर रहे थे, तो उसमें भी हम लोगों ने विलियम जोरी हैनवुड के बारे में डिस्कस किया हुआ था। चलिए एक बार फिर से इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो उत्तराखंड में पुरातत्व के जन्मदाता विलियम जोरी हैनवुड थे। इन्होंने क्या किया, 1856 में देवीधुरा चंपावत, आपको पता ही है बगवाल मेला जहाँ पर खेला जाता है, हमने कई बार भी इसके बारे में डिस्कस किया है। तो देवीधुरा चंपावत नामक स्थान से महापाषाणिक समाधियों की खोज की, मेगालिथिक बरियल्स हमने इसे बोला हुआ है। ठीक हो क्या, देखिए, मेगालिथिक बरियल्स की खोज की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यशोधर मठपाल को, नोट में आप लोग देख सकते हैं, तो यशोधर मठपाल को उत्तराखंड का वेदव्यास भी कहा जाता है। ठीक है, ये है यशोधर मठपाल की फोटो, और ये हो गया आपकी हैनवुड की फोटो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, उत्तराखंड के अभी तक 68 स्थानों से पुरातात्विक वस्तुएं खोजी गई हैं, और निरंतर आपके जो पुरातात्विक वेता हैं वो निरंतर इस काम में लगे हुए हैं, और कई सारी चीज़ों को वो ढूंढ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, निकट भविष्य में जितने भी चीज़ें प्राप्त होंगी तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड में शैलचित्रों का क्षेत्र। उत्तराखंड में शैलचित्रों का क्षेत्र सुयाल नदी यानी कि शाल्मली नदी को बोला जाता है। तो शैलचित्रों का क्षेत्र कौन सा हो गया, सुयाल नदी। ये उसी प्रकार से बातें हैं जैसे कि आपके मध्य भारत में, उत्तरी भारत की बात करते हैं, वहां पर आपका कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कि शैल चित्रों का क्षेत्र बोला जाता है, तो वो होगा आपका बेतवा नदी घाटी उत्तर प्रदेश। कौन सी, बेतवा नदी घाटी उत्तर प्रदेश। ये उत्तराखंड की बात हो गई, सॉरी, ये आपके इंडियन हिस्ट्री की बात हो गई, परंतु हम लोग यहाँ पे उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में शैल चित्रों का क्षेत्र कौन सा हो गया, सुयाल नदी हो गया, जिसको कि पुराना नाम जिसका क्या था, शालमली नदी था। ये बात क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे अपने पॉइंट की तरफ। देखें, तो अल्मोड़ा को स्टार्ट करते हैं, और अल्मोड़ा में पहला स्थल जो हमारे पास में है जिसका नाम है लखू उडियार। लखू उडियार के बारे में आपने कई बार पढ़ा भी होगा, और डेफिनेटली अगर हम आपने हमारी पुरानी वीडियोस को चेक किया है तो वहाँ पे आपने कहानी भी सुनी होगी। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि लखू उडियार का नाम लखू उडियार इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर लाख, करीबन इनके 1 लाख या फिर लाख लाख से भी ऊपर क्या पाए गए थे, कई सारे उडियार थे जो कि अब टूट चुके हैं, परंतु पहले ये एग्जिस्ट करते थे यानी कि स्थापित थे। दूसरी बात हो गई कि काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि लखू उडियार का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो ये जो उडियार जो है लाख से बने हुए हैं, काफ़ी सारे इसलिए भी कहते हैं लखू उडियार। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसकी खोज जो है 1963-68 के दौरान की गई थी। देखिए, आजकल के जो राइटर हैं वो सीधे तौर पर क्या बोल देते हैं कि 1968 में इसकी खोज की गई थी। अब आपके पास में 1963 और 68 दोनों के दोनों ऑप्शन में आए तो क्या आंसर करना होगा, तो आप बेहिचक 1968 पे आंसर कर दीजिएगा। परंतु 1968 आंसर में ना आए, ऑप्शन में ना आए, और 63 आंसर में आए तो आप 63 पर टिक करेंगे। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके खोजकर्ता कौन है, महेश्वर प्रसाद जोशी, एमपी जोशी। स्थिति कहाँ पर है, तो आपका ये लखू उडियार जो पड़ता है बाड़ी छीना दलबैंड सुयाल नदी के तट पर पड़ता है। इसमें कौन कौन से रंगों का, जो यहाँ पर जो
चित्र हमको जो प्राप्त हुए हैं वहाँ पे कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है, परंतु ये रंग जो है आप ध्यान रखिएगा ये धुंधले पड़ चुके हैं, अब पूरी तरीके से मतलब एकदम पूरी तरीके से दृष्टिगोचर नहीं होते, परंतु कुछ तौर पर इतिहासकारों ने बताया जरूर है, आपके पुरातात्विकवेत्ताओं ने, कि हाँ ये कलर यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, जैसे कि गेरुआ कलर, लाल या फिर गुलाबी, काला और सफ़ेद कलर। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं कि लखुडियार का मुख्य विषय एक्चुअली है क्या। तो मुख्य विषय ये है कि सामूहिक नृत्य करते हुए मानवों को यहाँ पर दर्शाया गया है। सामूहिक नृत्य यानी कि ग्रुप डांस दिखाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो यहाँ पर एक शैलाश्रय है जो कि नाग के फन के आकार का है। नाग यानी कि सांप की मैं बात कर रहा हूँ, तो सांप के फन की आकृति का क्या है, एक शैलाश्रय हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ है। कौन कौन से चित्र, किस प्रकार के चित्र हमको यहाँ से प्राप्त होते हैं, तो नृत्य करती मानवाकृतियाँ हमको यहाँ से प्राप्त हुई हैं। मानव की आकृति बनाई हुई नृत्य डांस करते हुए, जिन्होंने कि लबादा या फिर मुखौटा पहना हुआ है। लबादा ये उसी प्रकार से बातें हैं जैसे कि आपने सुपरमैन का गाउन देखा होगा, और सुपरमैन का जो पीछे जो गाउन लटका हुआ होता है चादर टाइप की रेड कलर की, तो उसी को लबादा बोल दिया जाता है। ठीक है, उसको अब लबादा कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पशुओं के चित्र कौन कौन से प्राप्त होते हैं, तो लोमड़ी, सुअर और डॉग के चित्र हमको यहाँ से प्राप्त होते हैं। साथ साथ में बहुपदीय यानी कि कई सारे पैर वाली छिपकली भी हमको यहाँ से प्राप्त होती है। एक जगह पर तो 6 मानव चित्र दर्शाए गए हैं। साथ साथ में एक जगह पर क्या है, एक जगह पर एक तरफ यानी कि ग्रुप में है, एक ग्रुप आगे है एक ग्रुप पीछे है, डांस कर रहा है। एक जगह एक तरफ पर 28 सामूहिक नृत्य कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है 34 लोग यहाँ पर नृत्य करते हुए दर्शाए गए हैं। साथ साथ में देखेंगे कि लहरदार रेखाओं व बिंदु समूहों से ज्यामितीय चित्र, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं या फिर कह सकते हैं पिक्चर जो है बनाई गई हैं। अभी तक इनका मतलब समझ में नहीं आ पाया है कि एक्चुअली तौर पर इनका मतलब है क्या। नेक्स्ट बात करेंगे कि इन शैल चित्रों की तुलना जो है भीमबेटका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, यहाँ से प्राप्त शैल चित्रों से की गई है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ के जो भीमबेटका के जो चित्र हैं और उत्तराखंड में जो लाखों उडियार से जो चित्र हमको प्राप्त हुए हैं, थोड़ा बहुत इसमें सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। जानवरों को भले ही भीमबेटका में बड़ा बड़ा आकार देने की कोशिश की गई है, परंतु अगर हम बात करें लखू उडियार में, तो लखू उडियार में इतने लंबे चौड़े चित्र तो नहीं बनाए गए हैं, परंतु जो उनके बनाने का जो तरीका है वो एकदम सेम है बाय द वे, यानी कि उनको दर्शाने का जो तरीका है एकदम सेम है। कलर आप सेम समझ सकते हैं यहाँ का भी। ठीक हो गया, इसी वजह से इसकी तुलना जो है भीमबेटका या फिर इसकी समानता भीमबेटका से मध्य प्रदेश से की गई है, वहां से प्राप्त शैल चित्रों से की गई है। ठीक, क्वेश्चन पूछ भी लिया जा सकता है आप लोगों से इस प्रकार से। नेक्स्ट हम बात करते हैं लखू उडियार को शैल चित्रों का संग्रहालय भी कहा जाता है। शैल चित्रों का संग्रहालय क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे लखू उडियार में बहुत सारे चित्र हमको प्राप्त हुए हैं। इतने चित्र हमको और किसी भी शैलाश्रय या फिर शैल से प्राप्त या फिर जो उडियारों से या फिर पत्थरों से प्राप्त नहीं हुए, जितने की शैल हमको यहाँ से चित्र हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसी वजह से इसको म्यूजियम बोला गया है आपके शैल चित्रों का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उत्तराखंड में शैल चित्रों की पहली खोज लखू उडियार ही माना जाता है। शैल चित्रों की पहली खोज कौन, लखू उडियार ही माना जाता है। तो ध्यान रखना, पहली बार जो उत्तराखंड में शैलाश्रयों की जो खोज की गई वो लखू उडियार थी। और किसने खोज की, तो वे थे आपके महेश्वर प्रसाद जोशी 1963-68 के दौरान, जिन्होंने इसकी खोज की MP जोशी के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्थल होगा हमारे पास में फड़कानौली। देखिए, तो फड़कानौली की खोज 1985 में की गई है। खोजकर्ता कौन होंगे, यशोधर मठपाल, ठीक है, पद्मश्री हैं। और साथ साथ में बात करेंगे स्थिति क्या है फड़कानौली की, तो सुयाल नदी के तट पर इसको सुयाल नदी के तट पर ये स्थित है। यहाँ से फड़कानौली से 3 शैलाश्रय हमको प्राप्त हुए। इन 3 शैलाश्रयों में से एक शैलाश्रय जो है, वहाँ पे जो चित्र हमको जो प्राप्त हुए हैं वो शंख लिपि के आपके प्राप्त होते हैं। तो आप लोग चित्रों में देख भी सकते हैं कि शंख लिपि किस प्रकार की होती है। तो शंख लिपि के चित्र हमको यहाँ पे प्राप्त होते हैं। और जो 2 शैलाश्रय हैं वहाँ पर मानवों को ही डांस करते हुए दिखाया गया, फूल पत्तियों को दर्शाया गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के और शैलाश्रयों में कई सारे चित्र हमको देखने को मिलते हैं।
फड़कानौली की अगर छत की बात करेंगे, जैसे कि अभी हमने लखुडियार की बात भी की थी, तो उसी प्रकार से फड़कानौली के जो शैलाश्रय है उनकी जो छत है वो नागराज के या फिर नाग के फन की आकृति का है। तो आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पर इस चीज को। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेटसाल के बारे में। तो पेटसाल की खोज जो है 1989 के दौरान की गई है। ठीक, इसके खोजकर्ता कौन होंगे? डॉक्टर यशोधर मठपाल। ठीक है, डॉक्टर यशोधर मठपाल। स्थिति क्या है पेटसाल की? तो ये है अल्मोड़ा में पूनाकोट गांव, वहां पर ये स्थित है। इसमें जो कलर का जो प्रयोग किया गया वो कत्थई कलर का प्रयोग किया गया है इसके चित्रों को बनाने के लिए। और साथ साथ में जो चित्र बनाए गए हैं उसमें क्या दर्शाया गया है? नृत्य करते हुए मानव की आकृतियां। ठीक है, तो मानव हमने बोल रहे हैं, बार बार मानव बोल रहे हैं ना। यहाँ पर पुरुषों को क्लियर किया गया कि पुरुष हैं डांस कर रही है, फिर महिलाएं डांस कर रही हैं। इसी वजह से इतिहासकारों ने कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना खड़ी करते हुए सीधा उन्होंने कह दिया कि मानव की आकृतियां बनाई गई हैं। जहां पर क्लियर होगा कि भाई हाँ यहाँ पर पुरुष हैं तो डेफिनेटली वहां पर पुरुष बोल दिया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं लुएथाप। रंग जो है लुएथाप, देखो ध्यान रखना, लुए का मतलब होता है लहू। लुए का मतलब क्या होता है? खून होता है। पहाड़ी लैंग्वेज में लुए का मतलब खून होता है। और थाप का मतलब होता है कि हाथ से थाप मारना, थपथपाना बोलते हैं ना, कि हाथ से थपथपाया जाता है। तो हाथ से जो खून के कलर की तरह क्या किया गया? चित्र बनाए गए हैं। हाथ से जो है खून के कलर से चित्र बनाए गए, तो इसे लुएथाप बोला गया है। तो रंग क्या है चित्रों को बनाने के लिए? तो लाल रंग का प्रयोग किया गया है। कितने शैलाश्रय प्राप्त होते हैं? तो 3 शैलाश्रय हमको यहाँ से प्राप्त होंगे। और साथ साथ में और क्या चीजें हैं कि हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए मानवों की आकृतियां बताई गई हैं। देखो ध्यान रखना, हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए मानव की आकृतियां बताई गई हैं। और ये क्या कर रहे हैं? समूह में डांस कर रहे हैं। अच्छा, अब देखो ध्यान रखना, आपको यहां पर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ये बताइएगा कि जिस कि उत्तराखंड के किस पुरातात्विक स्थल से तांदी नृत्य, तांदी आपको पता होगा कि तांदी जो नृत्य होता है वो जौनसारी जनजाति का नृत्य है, तांदी नृत्य। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइएगा कि उत्तराखंड के किस पुरातात्विक स्थल से तांदी नृत्य की झलक देखने को मिलती है? तो वही आपका लुएथाप ही होगा, क्योंकि तांदी नृत्य में भी आपने देखा होगा कि हाथों में हाथ क्या किए जाते हैं? पकड़कर डांस यहाँ पर किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि शिकार करते हुए मानवों के चित्र यहाँ पर दर्शाए गए हैं कि मानव ऐसा दर्शाया गया जैसे कि मानव क्या कर रहे होंगे? पशुओं का शिकार कर रहे होंगे। ठीक है, उनका पीछा करते हुए उनको दिखाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट स्थल है हमारे पास में फल सीमा। फल सीमा के बारे में बात करते हैं। तो फल सीमा में मानव आकृतियां जो है क्या कर, देखो नृत्य करते हुए तो ऑब्वियसली होंगी होंगी, साथ साथ में और जो मानव आकृतियां, कुछ मानव आकृतियां कैसी हैं? योग करते हुए, यानी कि चित्र बना रखे हैं। ध्यान रखना, ये जो मानव के जो चित्र बना रखे हैं वो आपके योगदान में भी बना रखे हैं। अच्छा, एक बात को ध्यान रखना कि मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में है, और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता या फिर कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक स्थल, जहां से हमको एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? योगी की एक मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि ध्यान में बैठा हुआ है। परंतु अगर हम बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के फल सीमा से योग ध्यान में तो बैठे जरूर हुए हैं, परंतु ये चित्र हैं, और मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुए हैं वो मूर्ति प्राप्त हुई है। चलिए, तो दोनों में अंतर आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कसार देवी के बारे में। तो कसार देवी से हमें 14 नर्तकों के या फिर 14 डांसर्स, नर्तकों की मैं बात करता हूं कि डांसर्स के चित्र प्राप्त हुए हैं। अब मैं यहाँ पे मानवाकृतियां भी लिख सकते थे, परंतु मैंने यहाँ पे नर्तक लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ताकि आपको ये मैटर थोड़ा समझ में आ जाए। क्वेश्चन अगर घुमा के आ जाए तो नर्तक भी आ सकता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कसार देवी के बारे में। तो कसार देवी की स्थिति एक्चुअली है कहां पर? तो ये होगा आपका कालामाटी, मल्ला, पैनाली, अल्मोड़ा में, उत्तराखंड। ठीक, तो अल्मोड़ा में आपका पाया गया है। चित्र में आपको क्या देखने को मिलता है? तो सींगों का मुखौटा पहने मानव चित्र हमको प्राप्त होते हैं, सींगों का मुखौटा पहने हुए। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पशुओं में भैंसा हो गया, सांड हो गया, वृषभ, वृषभ की बात करते हैं जिससे कि हम लोग नॉर्मली तौर पर सांड भी कह देते हैं, कि चित्र मुख्यतः यहाँ से प्राप्त आप लोगों को या फिर हमें होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि कसार देवी से हमें नोट के तौर पर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कप मार्क्स के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक,
आपके आद्य ऐतिहासिक काल वाले टॉपिक पे। तो कछार देवी में कप मार्क्स भी हमको यहाँ से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रामगंगा घाटी, आप इसे पश्चिमी रामगंगा घाटी भी कह सकते हैं। तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त हुए? मेहरू उडियार प्राप्त हुए। परंतु इस मेहरू उडियार में क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, तो इतिहासकारों के द्वारा ये कुछ ज़्यादा बातें नहीं बताई गई हैं इसके बारे में। ठीक हो गया, तो हमने ज़्यादा नहीं पता तो हमने इस पे नोट में नहीं डाल पाए। नेक्स्ट बात करते हैं कि देखिएगा, ये सभी शैलाश्रय, मैं बात कर रहा हूँ आपके अल्मोड़ा के जितने भी स्थल हम लोगों ने देखे, तो ये सभी जो शैलाश्रय थे वो कौन से पर्वत श्रृंखलाओं के पूर्वी दिशा में स्थित हैं? तो कालामाटी डीला पानी, कालामाटी डीना पानी पर्वत श्रृंखलाओं के पूर्वी दिशा में ये आपके पड़ते हैं। तो ये हमने कंप्लीट कर दिया आपके अल्मोड़ा के क्षेत्र को। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा जिला जो है हमारे पास में, वो है चमोली। देखो चमोली जो है वो आपका ग्वारख्या उडियार हम पहला पढ़ते हैं। इस ग्वारख्या उडियार के बारे में आपने ने कई बार सुना होगा कि ग्वारख्या उडियार का नाम ग्वारख्या उडियार इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे पहले गोरखा लोगों के द्वारा अपने हथियार संभाले गए थे, या फिर कह सकते हैं कि गोरखा लोगों के द्वारा जब आपके उत्तराखंड में गोरखाओं का आधिपत्य हो गया था, या फिर गोरखा लोग जब घुसपैठ करने आते थे तो उनके द्वारा यहाँ पर लूट का माल जो है संभाला गया था, ऐसा इतिहासकारों के द्वारा, कुछ इतिहासकारों के द्वारा बोला जाता है। इस वजह से इसका नाम ग्वारख्या उडियार पड़ा। ठीक है, और भी कई सारी कहानियां, परंतु कोई मैटर नहीं है उसके बारे में। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी पुरानी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। तो ग्वारख्या उडियार की खोज कब की गई है? तो राकेश भट्ट के द्वारा इसकी खोज की गई है। अध्ययन किया किसने किया है, यानी कि गहराई से इस चीज पर प्रकाश किसने डाला है? तो वे होंगे डॉक्टर यशोधर मठपाल। ये क्वेश्चन आपके पास में कई बार पूछ लिया गया है कि ग्वारख्या उडियार की खोज किसने की है? तो राकेश भट्ट ने की है। अध्ययनकर्ता कौन है? तो यशोधर मठपाल होंगे। ग्वारख्या उडियार एक्चुअली कहाँ पर स्थित है? आपके चमोली में। ठीक, तो ये होगा डुंगरी गांव, अलकनंदा नदी तट पर, अलकनंदा नदी के तट पर। तो डुंगरी गांव अलकनंदा नदी के तट पर यह आपका स्थित होगा। पीले रंग की धारीदार चट्टान पर गुलाबी रंग से चित्र बने हुए हैं। तो पीले रंग की धारीदार चट्टान पर क्या बनाए गए हैं? गुलाबी रंग से चित्र बनाए गए हैं ग्वारख्या उडियार में। और कुल आकृतियां हम लोगों को कितनी प्राप्त होती हैं? तो कुल आकृतियां जो प्राप्त हुई हैं वो 41 आकृतियां हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जिनमें से 30 हमको मानवों की आकृतियां प्राप्त होती हैं, 8 पशुओं की आकृतियां प्राप्त होती हैं और 3 पुरुषों की। तो अब देखो, जैसे कि मैंने आपसे कहा भी था कि यहाँ पर थोड़ा कंफर्म हो चुका है ये पुरुष ही हैं, इस वजह से इनको मानवों से क्या कर दिया गया है? अलग कर दिया गया। वो 30 मानवों के में हमें नहीं पता कि वो पुरुष हैं या फिर महिलाएं हैं, परंतु तीनों के जो 3 पुरुष हैं उनके बारे में हमें कंप्लीट पता है कि हाँ भाई ये पुरुष ही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि मनुष्य को विशाल आकार में, यानी कि बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पे दर्शाया गया है, जितनी कि नॉर्मल उस समय पर पर्सनैलिटी, फिर कह सकते हैं कि जो कदकाठी जो होती थी उस समय पर उतनी नहीं होती थी जितना कि उन्होंने बनाया हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा बनाया हुआ है। और कौन कौन से चित्र हमको यहाँ से प्राप्त होते हैं ग्वारख्या उडियार से? तो मनुष्य को त्रिशूल आकार में दिखाया गया है, लोमड़ी के चित्र प्राप्त होते हैं, बारह सिंघा के, भेड़ के, और भी कई सारे चीज़ों के चित्र प्राप्त होते हैं, परंतु वो पहचाने नहीं गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि ग्वारख्या उडियार के जो मुख्य विषय है वो एक्चुअली है क्या? तो इसका मुख्य विषय होगा मानवों द्वारा, मानव यानी कि मनुष्यों के द्वारा पशुओं को हाँकना दिखाया गया है, उनको घेरना बताया गया है, या फिर उनको भगाना बताया गया है। यानी कि आप उसे हंटिंग भी कह सकते हैं, शिकार करना, क्योंकि घेर रहे हैं तो ऑब्वियसली हो सकता है कि वो लोग शिकार कर रहे हों। आपके इतिहासकारों की पुरातात्विकवेत्ताओं के द्वारा कुछ ज़्यादा क्लियरिटी से नहीं बताया गया है, तो हम भी थोड़ा इस बारे में मौन हैं। बस इतना ही बताया गया है कि वे लोग हाँकते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर घेरते हुए, फिर भगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसको? पशुओं को। किनके द्वारा? मानवों के द्वारा। साथ साथ में यहाँ पर ध्यान में बैठा हुआ मानव चित्र भी हमको प्राप्त, यानी कि योगी का चित्र भी हमको यहाँ से प्राप्त होता है। हमने एक बार पहले भी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं मलारी गांव के बारे में। तो मलारी गांव में थोड़ा ध्यान रखना, मलारी गांव में हमारे पास में 3 डेट्स हमको मिलेंगी आपके चमोली से। तो मलारी गांव में जो है देखो, एक तो हमारे पास में 1956 मिलेगा, जहाँ यहाँ पर खोज की गई थी आपके पुरातात्विक या फिर शोधार्थियों के द्वारा, जो आपके पीएचडी होल्डर्स हैं या फिर पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा। एक बार 1983, कुछ टाइप 1982 भी बोलते हैं, चलो ठीक है। तो एक बार 1953, एक बार सॉरी 1956, एक बार 1983, और एक बार आपके 2001 और 2002 के दौरान क्या किया गया है, यहाँ पर खोज की गई है। तो आप चेक करते हैं कि क्या क्या खोज कौन कौन के समय में की गई है। तो 1956 की बात करें तो खोजकर्ता होंगे इस समय के दौरान डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण ने 1956 में आपके मलारी के शवाधान यहाँ पे ढूंढ निकाला। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि महापाषाण काल के शवाधान इन्होंने ढूंढ निकाले, और महापाषाण काल के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं एक बार पहले भी। तो यहाँ पे शवों के घुटने जो हैं कैसे हुए हैं, मोड़े हुए हैं, और सिर के बल लिटाया गया है, यानी कि मुंह के बल आप उसे कह सकते हैं, औंधे लिटाना भी आप उसे समझ सकते हैं। मनुष्य कंकाल के सिर की तरफ जो है कई सारी तस्तरियां हमने पढ़ चुके हैं, सारा का सारा मैटर, बस मैं अभी थोड़ा ज़्यादा रैपिडली इस चीज़ को पढ़ रहा हूँ, ठीक है। हम लोग पहले भी इस चीज़ को कंप्लीट कर चुके हैं बहुत डिटेल में। तस्तरियां, टोंटियां, कुतुब, मिट्टी के बर्तन हमको यहाँ से प्राप्त होते हैं। देखिए जो कुतुब है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से ग्रुप सी के एग्जामिनेशन में कि ये बताइएगा कि कुतुब के हत्थे पर कौन से कौन सी आकृति मिली है। तो मोनाल की आकृति यहाँ से हमको देखने को मिलती है। मोनाल आपका राजकीय पक्षी है, जैसे कि आप लोग समझ भी सकते हैं। देवदार की पत्तियां भी इस कुतुब के हत्थे पर हमको देखने को मिलती हैं, और भी कई सारी आकृतियां हैं जो कि प्रदर्शित नहीं हो पाई हैं सही ढंग से। नेक्स्ट बात करते हैं कि मनुष्य, घोड़े व भेड़ों की अस्थियां भी हमको यहाँ से मलारी गांव से प्राप्त होती हैं 1956 के दौरान की मैं बात कर रहा हूँ। अब बात करेंगे 1983 में एचएनबी यूनिवर्सिटी की हमारे पास में टीम आती है, और इन टीम के द्वारा क्या क्या खोजा गया देखें। लाल और काले मिट्टी के बर्तन हमने देखे, चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित मतलब PGW पेंटेड ग्रे वेयर हम लोगों ने यहाँ से ढूंढ निकाले हैं। कुतुब ढूंढ निकाला है, लोहे के उपकरण भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बर्तन यानी कि लोहे के जो बर्तन होंगे वो भी हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। साथ साथ बात करेंगे जेबू। जेबू जो है एक हिमालयी पशु, आप लोग इसे मान सकते हैं, बहुत सारे बाल होते हैं उस बैल के बॉडी पर, और साथ साथ में इसे अब वृषभ से पहचान की गई है। ऐसा बोला गया है कि ये आपका वृषभ ही है। वृषभ को नॉर्मली तौर पर सांड भी कह सकते हैं, और काफ़ी सारे इतिहासकार उसे बैल मानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि कुत्ता हो गया, बकरी हो गया, भेड़ों की अस्थियां भी, और साथ साथ में जेबू की अस्थियां भी हमको यहाँ पे देखने को मिली हैं 1983 के दौरान, जब यहाँ पर क्या की गई थी, खुदाई या फिर माइनिंग या फिर एक्सकेवेशन किया गया था। यहाँ पे बात करनी बहुत ज़रूरी है। देखिए क्वेश्चन वो ध्यान रखना कि आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये बताएगा कि उत्तराखंड से प्राप्त पहले लोहे के उपकरण कहाँ से मिले हैं। तो वे आपके मलारी गांव से प्राप्त हुए हैं। किन्होंने ऐसा कहा है, तो घनश्याम जोशी आपके इतिहासकार हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है। साथ साथ में ध्यान रखना कि 1983 के दौरान ही इसे ढूंढ निकाला गया था। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 2001 और 2002 के दौरान। तो 2001 के दौरान, 2002 के दौरान फिर से एक बार एचएनबी की टीम आती है, और एक बार फिर से यहाँ पर खोज करते हैं। खोज के दौरान अब इन्होंने देखो इनको क्या मिलते हैं। बर्तनों की बात करें तो मिट्टी के बर्तन उनको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 10 तस्तरियां उनको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तस्तरियों का मतलब प्लेट होता है, आप उसे ऐसा भी समझ सकते हैं। एक कांसे की कटोरी फिर कटोरा भी यहाँ पे हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से कि ये बताइएगा कि कांसे का कटोरा आपके उत्तराखंड के कौन से पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो मलारी गांव से प्राप्त हुए हैं। अभी तक हम लोगों को लोहे के उपकरण और कांसे का कटोरा किसी दूसरे स्थल से प्राप्त नहीं हुए थे। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। मानव कंकाल भी हम लोगों को यहाँ से प्राप्त होते हैं, और मानव कंकाल के ऊपर रखा हुआ, मानव के कंकाल जो था उसके कंकाल के ऊपर रखा हुआ 5.2 यानी कि 5 किलो 200 किलोग्राम का सोने का मुखौटा या फिर मास्क हमको यहाँ से प्राप्त हुआ है, जैसे कि आप लोग चित्र में देख भी सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोट और क्या देखो, ध्यान रखिएगा कि यानी कि जो यहाँ के जो शवों को औंधे लिटाया गया है,
इसकी एक स्पेशल पद्धति बताई है दृश्यमैन ने। दृश्यमैन ने कहा कि इसकी समानता जो है ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया की पद्धति से है। यानी कि ये जो ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया में जो ये पद्धति पाई गई है मनुष्यों को जो शवों को जो है ओंधे लिटाने की, तो वो आपके उत्तराखंड में भी सेम है और ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया में भी सेम पद्धति देखने को मिलती है। ये किसने कहा? दृश्यमैन ने आपके पास में कहा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखो, इन समाधानों को राहुल सांकृत्यायन ने कौन सी जाति से रिलेट किया है? तो उन्होंने कहा है कि ये खस जाति से रिलेटेड हैं। और एच डी संकालिया ने इन्हें किससे? आर्यों से रिलेट किया है। ध्यान रखना कि एच डी संकालिया ने इसे आर्यों से रिलेट किया है। और आपके जो राहुल संकृत्यायन की बात करते हैं उन्होंने इसे खस जाति से रिलेट किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, मलारी के समाधान बनाने वालों ने पहाड़ी को काटकर गुफा की तरह समाधान बनाए हैं। यानी कि उन्होंने क्या किया है, जो समाधान उन्होंने बनाए तो उन्होंने पहले पहाड़ी को अंदर की तरफ खोदा और उसके बाद तब जाके उन्होंने क्या बनाए, आपके समाधानों को बनाया हुआ है। और कहा जाता है कि ये जो समाधान है इनको बनाने की जो पद्धति है शायद इजिप्ट यानी कि के पिरामिड की तरह ये लोग बनाना चाह रहे थे, इजिप्ट के जो मिस्र के जो पिरामिड हैं उनकी तरह, परंतु बना नहीं पाए। परंतु उन्होंने कोशिश जरूर की है इस तरीके की चीज़ों को बनाने की। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके चमोली में एक और गांव हमारे पास में है जिसका नाम है किमनी गांव। आप इसे मिनी गांव भी कह सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इस चीज़ को ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे। मिनी गांव, तो आप इसे मिनी गांव भी कह सकते हैं। मिनी गांव से हमें कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती हैं, देखिए पहली बात इसकी स्थिति को चेक कर लेते हैं। मिनी गांव की तो स्थिति होगी इसकी आपके थराली के पास पिंडर नदी घाटी में। कौन से कलर का इसमें प्रयोग किया गया, तो सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया है। चित्र कौन कौन से प्राप्त होते हैं, तो हथियारों के चित्र प्राप्त होते हैं, पशुओं के चित्र प्राप्त होते हैं और सांप जैसी आकृति यहाँ से देखने को मिलती है। परंतु ये जो सांप जैसी आकृति जो हैं या फिर हथियार पशु जो हैं ये बहुत धुंधले पड़ चुके हैं, परंतु थोड़ा बहुत इनका कलर देखने को प्राप्त होता है। इसके बाद बात करते हैं आपके उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी में हमारे पास में हुडली है। हुडली देखिएगा इसकी स्थिति कहाँ पर है, कमल नदी के तट पर। देखो हुडली को याद कैसे करना है, तो हुडली का ला लास्ट में और कमल नदी का ला लास्ट में। इसके बाद रंग की बात करते हैं, नीला, नीला कलर पड़ा होता है, नीला का ला लास्ट में। तो सब में हुडली में भी ला आ रहा है, कमल में भी ला आ रहा है और नीला में भी ला आ रहा है। ठीक, तो आपके ये प्राप्त होते हैं। चित्र कैसे हैं, शैल चित्र हमको यहाँ से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, थडुंग बोलें या फिर थडुंगा बोलें, उत्तरकाशी जनपद में ही आपका स्थित है। स्थिति क्या होगी इसकी, तो यमुना नदी घाटी में आपका ये पड़ता है। शैल चित्र जो शैलाश्रयों की जो संख्या होगी यहाँ पर, तो 3 शैलाश्रय हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कौन से कलर का प्रयोग किया गया इन शैलाश्रयों में चित्रों को बनाने के लिए, तो काले रंग का प्रयोग किया गया है। अगर काले रंग की बात करें, पर्टिकुलर काले रंग की, तो ध्यान रखना कालामाटी अल्मोड़ा में स्थित है, जहां पर भी चित्र हमको केवल काले रंग के प्राप्त होते हैं। वैसे लखुडियार हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि वहां पर भी काले रंग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पौड़ी गढ़वाल में। तो पौड़ी गढ़वाल में 2 स्थान हमारे पास में, एक है झंगरौली। झंगरौली से हमें धातुओं के उपकरण प्राप्त होते हैं, परंतु आपके इतिहासकारों के द्वारा क्लियर ढंग से नहीं बताया गया कि कौन से उपकरण प्राप्त होते हैं। जैसे ही पता लगेगा आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए पौड़ी में हम लोगों ने दूसरा स्थल बात की थी थापली। थापली को जो है हम लोगों ने आद्य ऐतिहासिक काल वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, वो क्योंकि उसी समय का है तो हमने उसको वहीं पर ही कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए अब आज का लास्ट टॉपिक जो आपका है वो है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति। ये ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति मैंने आपसे कहा भी, ताम्र का मतलब होता है तांबा, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, संस्कृति का मतलब होता है कल्चर। यानी कि वो समय काल जिसके अंतर्गत तांबा और पत्थर दोनों के उपकरण प्रयोग में यूज किए जा रहे थे या फिर प्रयोग में लाए जा रहे थे, तो उसको आपका ताम्रपाषाण काल या फिर ताम्रपाषाण संस्कृति कहते हैं। आप इस संस्कृति को कॉपर एज भी कह सकते हैं और आप इसे कैल्कोलिथिक भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैल्को का मतलब तांबा हो गया, लिथिक का मतलब आपको पता ही है, इसे पाषाण बोलिए फिर पत्थर स्टोन बोल दिया जाता है। देखिए जो ताम्रपाषाण की जो संस्कृति है ये आपके उत्तराखंड में कहाँ से प्राप्त होती है, तो मेनली तौर पर हमको यहाँ जो है यह संस्कृति ऊपरी गंगा घाटी यानी कि जो आपका हरिद्वार वाला जो रीजन है उधर क्षेत्रों में आपका मेनली तौर पर ये प्राप्त होता है। देखो हरिद्वार में पहला स्थल है हमारे पास में ताम्रपाषाण वाला, वो है बहादुराबाद।
बहादुराबाद के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। क्लियर? देखें, तो बहादुराबाद से हमें क्या-क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं, तो बैंट, लकड़ी का डंडा कह सकते हैं, व मीना बैंड के भाले प्राप्त होते हैं, यानी कि जिस भालों पर लकड़ी का प्रयोग किया गया है उनके बनाने के लिए, तो ये भी हमको यहाँ से प्राप्त होते हैं बहादुराबाद से। भाले के अग्रभाग जो हैं तांबे के बनाए गए हैं, कुल्हाड़ियाँ भी तांबे की बनाई गई हैं, तलवारें, भाले की कुंदे वाली नोकें भी और कड़े, कड़े हो गए, चूड़ियाँ हो गईं, ये सब के सब आपके तांबे से बनाई गई हम मिलती हैं। और ध्यान रखिएगा कि गैरिक सदृश मृदभांड यानी कि ऑकर कलर्ड पॉट भी बहादुराबाद से हम लोगों को प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार से आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं। चलिए, तो इस प्रकार के चित्र हमको देखने को मिलते हैं मिट्टी के बने हुए। तो नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, नोट में लिखा हुआ है कि हरिद्वार को गेरुए रंग की संस्कृति यानी कि गेरुए कलर के जो मिट्टी के बर्तन जो सबसे ज़्यादा जो प्राप्त हमको होते हैं, वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? आपके उत्तराखंड में बहादुराबाद यानी कि हरिद्वार से प्राप्त होते हैं। इसी वजह से हरिद्वार को गेरुए रंग की संस्कृति या फिर सभ्यता के नगर के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है। चलिए, तो नेक्स्ट बात करते हैं ताम्रपाषाण, ताम्र मानवाकृतियों के स्थान जो हमको जहाँ जहाँ से अब देखो ध्यान रखना, अब हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं? तांबे की मानव की आकृतियाँ, यानी कि ताम्र मानवाकृतियों की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने जो पिछले पॉइंट में जो हमने बात की थी, वहाँ पर केवल हमने ये देखा कि क्या क्या उपकरण हमको प्राप्त हुए हैं तांबे के बने हुए, परंतु अब जो हम बात कर रहे हैं वो तांबे से बने हुए मानवों की आकृतियाँ चेक कर रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा में 1986 के दौरान एक ताम्र मानवाकृति हमको मिली, जिसका वजन जो है करीबन करीबन 5 किलोग्राम के बराबर है। ठीक है, तो 1986 के दौरान इसे खोजा गया। इसके बाद पिथौरागढ़ जनपद में दो स्थान है, बनकोट और नैनीपातल। यहाँ पर देखिए, बनकोट की बात करें तो अल्मोड़ा के बाद 1986 के बाद 1989 में यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हुए? 8 तांबे की बनी हुई मानव आकृतियाँ मिली, जिन्होंने कि लबादा पहना हुआ है। मैंने अभी लबादा के बारे में आपको बताया कि एक बहुत बड़ा बड़ा लंबा सा गाउन होता है जो पैरों को छूता हुआ है, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेन, आपने मूवीज़ देखी होगी, हॉलीवुड मूवी, और या फिर डॉक्टर स्ट्रेन वाली, या फिर कह सकते हैं कि जो आपका सुपरमैन की मैं अभी थोड़ी देर पहले बात भी कर रहा था वहाँ पे। ठीक, तो नेक्स्ट बात करते हैं। तो लबादा आपका वही होता है। तो नैनीपातल, देखो बनकोट में 1989 में खोजा गया। इसके बाद नैनीपातल की बात करते हैं, तो 1999 में इसकी खोज की गई थी। नैनीपातल में 5 ताम्र मानवाकृतियाँ हमको यहाँ से प्राप्त हुई। क्वेश्चन, बनकोट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्योंकि यहाँ पे देखो, ध्यान रखना कि अल्मोड़ा से एक तांबे की आकृति हमको प्राप्त हुई है, नैनीपातल में हमको 5 तांबे की मानवाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, बनकोट से 8 तांबे की मानवाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। क्लियर हो गया? परंतु ध्यान रखना कि अल्मोड़ा से हमको एक तांबे की आकृति जरूर प्राप्त हुई है, परंतु जो अल्मोड़ा जो है वहाँ से हमको उपकरण बहुत ज़्यादा प्राप्त हुए, जैसे कि आभूषणों की बात करते हैं, जैसे कि भाले की बात करते हैं, भाले के अग्रभागों की बात करते हैं, छुरी की बात करते हैं, चाकू की बात करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं अल्मोड़ा से बहुतायत में बहुत ज़्यादा हमको प्राप्त हुई है, तांबे से बनी हुई। इसी वजह से अल्मोड़ा को ताम्र नगरी आपका बोला जाता है, या फिर आप उसे पीतल नगरी भी कह सकते हैं। ध्यान रखना कि अल्मोड़ा को ही ताम्र नगरी और अल्मोड़ा को ही पीतल नगरी, ब्रॉन्ज सिटी भी कहते हैं, टाउन भी कह सकते हैं आप उसे। चलिए, तो हम लोगों ने देख लिया कि तांबे की जो आकृतियां हैं हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि तांबे के मानवों के आकृतियां, तांबे की बनी हुई जो मानव आकृतियां हैं उनको जो है 5 चरणों में विभक्त किया गया है। अब देखो किस तरीके से ये एक्चुअली है भी कि नहीं है, इस बारे में तो कुछ ज़्यादा कहा नहीं जा सकता, परंतु आपके इतिहासकारों ने कहा है कि इस तरीके से ये चरण आगे बढ़े हैं, तो तभी जाके आपको भी इस तरीके से समझाया जा रहा है। पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में जो आपके इंसानों को, जो है मानवों को जो बनाया गया तांबे से, वो कुल्हाड़ी की भांति बनाया गया है, एक्स की भांति बनाया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे द्वितीय चरण में, जैसे पेड़ का आधा कटा हुआ हिस्सा होता है उसे ठूंठ बोला जाता है, तो उसकी तरह आपके मानवों को बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते तृतीय चरण के आते आते अब इन्होंने सिर को बनाना स्टार्ट कर दिया, तो सिर को अर्धवृत्त यहाँ पर बनाया गया। नेक्स्ट, हाथों को बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल शेप देने की कोशिश की गई, और पैरों को मछली की पूंछ के समान बनाया गया, जैसे कि आप लोग चित्र में देख भी सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं चतुर्थ चरण में के अंतर्गत क्या किया गया है। सिर को गोल करने की कोशिश की जा रही है। पहले जो हाथ जो बेलनाकार थे उन हाथ बेलनाकार हाथों को क्या किया गया, थोड़ा बैंड किया गया है अंदर की तरफ, और पैरों को लंबे बनाए गए हैं, पतले बनाए गए और नुकीले बनाए गए हैं। पंचम चरण की बात करें, और ये पंचम चरण जो है अंतिम चरण इसको बोला गया है आपके मानवाकृतियों का, जो तांबे से बनी हुई हैं। तो इसमें सर को जो है गोल बनाया गया, लंबा बनाने की कोशिश की गई है, और पैरों को अर्धवृत्त, जैसे कि आप लोग पाँव के नीचे वाला जो टखने वाले पोर्शन देख सकते हैं, तो इनको क्या किया गया है, क्या अर्धवृत्त, आधा वृत्त, यानी कि हाफ सेमी सर्कल आप लोग कह सकते हैं, तो सेमी सर्कल बनाने की कोशिश की गई है। हाथों को अंदर की तरह ही बैंड किया गया, जैसे कि चतुर्थ चरण में किया गया था। तो ये थी ताम्र मानवाकृतियों के 5 चरण आप लोगों के पास में। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो तांबे के जो 5 जो चरण हैं, इनमें जो हमको जो मानवों के जो आकार हमको प्राप्त हुए हैं, जो मूर्तियाँ जो ये बनाई गई हैं, मूर्तियाँ बोलें या फिर जो भी आकृतियाँ जो बनाई गई हैं, इन आकृतियों के बारे में अलग-अलग विद्वानों के द्वारा क्या-क्या मत हैं, उनको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, आलचिन दंपति हमारे पास में, तो आलचिन दंपति कहते हैं कि ये क्या है, यज्ञ कुंड हैं। यज्ञ कुंड का मतलब ये हो गया कि भाई इनका जो प्रयोग किया जाता था, वो यज्ञ, जिस समय पर यज्ञ किया जाता था, तो भगवान को जैसे रखा जाता है, मूर्ति, भगवान की मूर्तियाँ जैसे कि यज्ञों के टाइम, यज्ञों को करते समय रखी जाती हैं, उसी प्रकार से इनको भी रखा जाता था, भगवान के तौर पर या फिर देवी देवताओं के तौर पर हो सकता है, परंतु कुछ क्लियरिटी नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, एमपी जोशी क्या कहते हैं, तो महेश्वर प्रसाद जोशी कहते हैं कि ये परशु पुरुष है, यानी कि परशु, यानी कि परशुराम, परशुराम के पास में क्योंकि फरसा होता था, जैसे कि कुल्हाड़ी होती है, आपने देखा भी है परशुराम, ठीक, तो परशुराम के पास में जो परशु होता था, तो उस परशु के समान पुरुष बनाया गया है, महेश्वर प्रसाद प्रसाद जोशी ये कह रहे हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, डीपी शर्मा क्या कहते हैं, तो डीपी शर्मा, काफ़ी सारे लोग इन्हें डीपी अग्रवाल भी कहते हैं, तो डीपी शर्मा कहते हैं कि ये कोई स्कंधित कुठार हैं, यानी कि हैंड एक्स हैं। हैंड एक्स का मतलब ये हो गया, जैसे कि बुमरैन होता है, आपने देखा भी होगा, जैसे मोगली के पास में जो उसका यंत्र होता था, बुमरैन उसे बोला जाता है, तो उस प्रकार का यंत्र है। कौन कह रहे हैं ऐसा, डीपी शर्मा ऐसा कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि इसका प्रयोग जो है किसी यंत्र की भांति किया जाता था, ना कि ये किसी प्रकार का ह्यूमन बीइंग्स हैं, यानी कि मानव की आकृतियां हैं। ठीक हो गया। चलिए फिर आगे बात करते हैं, खननकर्ताओं में बात करते हैं कि जो तांबे के जो खनन करता थे, या फिर ताम्रकार थे, या फिर कह सकते हैं कि जो तांबे के खानों से तांबे को निकालते थे और उसके बाद अलग अलग उपकरण बनाते थे, तो वो कौन कौन सी जातियां थी, तो वो थी हमारे पास में 2 जातियां। एक थी आपकी टमटा जाति, आज के टाइम पर भी वो जाति एग्जिस्ट करती है, आपकी उत्तराखंड में पाई जाती है, या फिर तामता, आप इसे तमता भी कह सकते हैं, तमता जाति या फिर तामता जाति या फिर टमटा जाति भी आप उसे कह सकते हैं। दूसरी जाति हमारे पास में अगारी जाति, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी अगारी जाति, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ताम्र उपकरण के जो प्राप्ति स्थान हैं, ऊपरी रामगंगा घाटी में हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो तांबे हमको प्राप्त हुए हैं, एक तो आपका फतेहगढ़ हो गया, बिठूर हो गया, बसौली हो गया, सरथौली हो गया, और आपका शिवराजपुर हो गया। तो इन स्थानों से तांबे के उपकरण हमको कई सारे प्राप्त हुए हैं। अब ये चेक कर लेते हैं, लास्ट पॉइंट है आपका ये, कि तांबे की खानें उत्तराखंड में कहाँ कहाँ पर स्थित थी उस टाइम पर, और जो आज के टाइम पर भी शायद आपकी एग्जिस्ट करती हैं। तो हम बात करेंगे कि धनपुर नैनीताल में आपका स्थित है, डांडा की खान तांबे की जो है पौड़ी में है, तंब खानी की बात करेंगे ये अल्मोड़ा में, फलमंती पर्वत श्रृंखला जहाँ से तांबा निकाला जाता है वो है आपका अल्मोड़ा, थैलीपाटन आपका अल्मोड़ा, अस्कोट आपका पिथौरागढ़। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 3 जो स्थल हमको प्राप्त होते हैं, वो आपके कौन से हैं, अल्मोड़ा से प्राप्त होते हैं। इसी वजह से आपके अल्मोड़ा को क्या बोला जाता है, ताम्र नगरी के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये थी आपकी, आज वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है आई नो, बट मुझे थोड़ा इसको कंप्लीट करवाना था। ठीक, तो ये था आपका आज का वीडियो सेशन, और हम लोगों ने कुछ ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं की है, बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कि इन चीज़ों को नहीं पढ़ा होगा, तो इस वजह से आपको ये पूरा का पूरा मैटर समझा दिया गया है। तो ठीक है, तो हमने आज के वीडियो सेशन में आपके प्राग ऐतिहासिक काल, यानी कि जो पाषाण काल था, उसके टॉपिक को कंप्लीट तौर पर एक वीडियो में कंप्लीट किया है।
अब आगे चल के जो हमारा सेशन जो चल रहा था आदि ऐतिहासिक काल का, नेक्स्ट वीडियो से हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद हमारे साथ में बने। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ में बगल में जो बेल आइकन होता है उसी बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोस आपके पास में हो वो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम पर भी ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वो लिंक सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसे वहाँ पे जाके आ सकते हैं। साथ साथ में आप हमारे जो फेसबुक के जो चैनल्स हैं, 2 पेजेस हैं, उसको उन पेजेस को भी आप लोग वहाँ पे जाके उसको लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो आए दिन जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको मिलती रहें। साथ साथ में बहुत इम्पोर्टेंटली तौर पर आपके लिए काम किया जा रहा है। ठीक, तो चलिए, तो बिना देरी किए हुए, आपका समय ज़्यादा व्यतीत ना करते हुए, मैं आपसे विदा लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए।